हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ फार्मूले दिए होते हैं और उन फार्मूले से उनका नेम बनाया जाता है या फिर कई बार नेम्स से भी फार्मूला बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये दोनों मेथड को समझने के लिए हमारे पास इनके रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए ताकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर या फिर IUPAC नोमेनक्लेचर को समझ सकें। ये रूल्स उतने ही ईजी हैं बट कई बार इन्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड बताया जाता है, तो मैं आपको इसको काफ़ी इजी फॉर्मेट में प्रिपेयर करवाने वाली हूँ। ठीक है, विद एग्जांपल। फर्स्ट है केटायन इज़ नेम्ड फर्स्ट। केटायन का सबसे पहले नेमिंग की जाती है और फिर एनायन की नेमिंग की जाती है। ठीक है, केटायन और एनायन को आप कैसे पहचानेंगे? तो केटायन वो होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनायन वो होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक फार्मूले के एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो CO यहाँ पर कोबाल्ट है। कोबाल्ट जो है वो एक मेटल है। अब मेटल क्या होता है? अपने आसपास कुछ लिगेंड्स से जुड़ा होता है, दैट इज़ कुछ मॉलिक्यूल्स से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर मेटल किस किस से जुड़ा हुआ है? यहाँ मेटल जुड़ा है NH3 से जुड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है। सेकंड, यहाँ पर मेटल जुड़ा है H2O से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मेटल Cl से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मेटल बाहर भी Cl से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर ये मेटल 3 चीज़ों से जुड़ा हुआ है। 3 इसलिए क्योंकि चौथा तो क्लोरीन ही है, राइट? क्लोरीन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके 3 यहाँ पर लिगेंड्स हैं। ओके, तो अब हम इसको कैसे पहचानें विच इज़ पॉजिटिव एंड विच इज़ नेगेटिव? तो यहाँ पर मेटल तो पॉजिटिव रहता है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स देता है। ये लिगेंड्स है, ये दोनों भी, इन दोनों को काउंट नहीं होगा। ये जो आपको यहाँ बाहर दिख रहा है क्लोरीन, ये तो आपको पता ही तो नेगेटिव ही होता है ना। ये जो अंदर क्लोरीन है ये भी नेगेटिव ही है, ये जो बाहर क्लोरीन है ये भी नेगेटिव ही है। ठीक है, ये NH3 और H2 के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसका तो डिफरेंट रूल है। CO जो है वो मेटल है। तो अब यहाँ बेसिकली जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ का आपको साइन देखना है ना। तो अब आप बताएं केटायन कौन होगा? केटायन तो ये ब्रैकेट वाली चीज़ होगी, केटायन तो ब्रैकेट वाली चीज़ होगी और बाहर जो है क्लोरीन वो एनायन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जब नेम लिखेंगे तो हम पूरे ब्रैकेट को नेम कवर करेंगे, उसके बाद हम बाहर वाली चीज़ों के नेम लिखेंगे। ठीक है, तो लिगेंड्स नेम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अभी जो लिगेंड्स होते हैं इनके नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट है। आप देखो NH3 प्रेजेंट है जिसको हम एमीन कहेंगे, H2 प्रेजेंट है जिसको एक्वा कहेंगे, Cl प्रेजेंट है जिसको क्लोराइडो कहेंगे, है ना। तो अब मैं किसका नेम पहले लिखूँ? मैं एमीन का लिखूँ या एक्वा का नेम मैं पहले लिखूँ? ठीक है, मुझे इतना तो फर्स्ट रूल से पता चल गया है कि मुझे ब्रैकेट वाले का नेम पहले लिखना है। तो ब्रैकेट वाले में मैं किसका नेम पहले लिखूँ? मैं कोबाल्ट का नेम पहले लिखूँ, एमीन का नेम पहले लिखूँ या एक्वा का नेम पहले लिखूँ? ठीक है, तो मुझे बताया गया कि मुझे जो लिगेंड्स हैं उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम लिखना है। मतलब मुझे पहले मेटल का नाम नहीं लिखना है, इसको तो मैंने पहले ही हटा दिया। अब इन दोनों में से मैं किसका नेम पहले लिखूँ? राइट, तो अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे ABCD के अकॉर्डिंग ये दोनों का नेम ही A से स्टार्ट हो रहा है, तो हम अल्फ़ाबेटिकल का सेकेंड लेटर देखेंगे, ये M से स्टार्ट हो रहा है, ये Q से स्टार्ट, Q तो बहुत बाद में आता है, तो पहले मैं ये एमीन का नेम लिखूँगी ना, राइट। तो आप ध्यान से देखेंगे एमीन हमारे पास कितने हैं? 4 है, 4 को हम टेट्रा कहेंगे, तो टेट्रा एमीन हमने पहले लिखा है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का रिमेनिंग आएगा, एक्वा आएगा, एक्वा के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो एक्वा आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला लिगेंड जो बचा है वो है क्लोरो। अब क्लोरो क्या है? वो नेगेटिव था, हमें पता है ना क्लोरो नेगेटिव है, तो क्लोरो जब नेगेटिव है उसके नाम के पीछे आइडो लग जाता है। ठीक है, तो ये क्लोराइडो हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर और क्या क्या बचा? ब्रैकेट के अंदर NH3 कवर हो गया, H2 कवर हो गया, Cl कवर हो गया, ब्रैकेट के अंदर बचा CO। CO को हम कोबाल्ट कहेंगे, है ना, कि मेटल होता है। तो मेटल के ब्रैकेट में हम उसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना भी सीखेंगे। सबसे लास्ट में ब्रैकेट के बाहर जो बचा है हमने उसे लिखा है जिसको हमने क्लोराइड लिखा है, यहाँ पर हमने आइडो नहीं लगाया है। ब्रैकेट के अंदर अगर कोई नेगेटिव होता है तो उसके नाम के अंदर आपको आइडो लगाना है। ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, सो केटायन का नेम हमें पहले लिखना है। केटायन कौन है? जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है ना। अगर वो पॉजिटिव है तो हमें उसका नेम पहले लिखना है, बाहर नेगेटिव दे रखा है तो उसका नेम हमें बाद में लिखना है ना। सेकेंड रूल में हमने कहा कि जो अल्फ़ाबेटिकली हमको नेम को लेके चल रहा है, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है हम उसका नेम पहले लिखेंगे, बाकी में बाद का नेम लिखेंगे। फिर जब आप मेटल का नेम लिखेंगे तो ब्रैकेट में आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है, फिर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ों का नेम लिखेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट रूल। एनायनिक लिगेंड्स एंड्स विद, जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं मतलब जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उसके नाम के पीछे आपको O टाइप का यूज़ करना है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन था, मैंने इसके नाम के पीछे O यूज़ करा है,
क्लोरो को ऐसे नेम से हमें क्लोराइडो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो आपको सभी में इस तरीके से ही सफिक्स यूज़ करना है, ठीक है। और किस किस में यूज़ करना है, अगर वो नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पर क्लोरीन की जगह Mg होता तो हम ये रूल फॉलो नहीं करते, क्योंकि Mg जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ लिगेंड्स होते हैं जिनका नेम वैसा नहीं होता जैसा आपको मॉलिक्यूल में दिख रहा है। जैसे H2O है, H2O को हम वाटर कहते हैं, पर उसके लिए हमें एक्वा वर्ड यूज़ करना है। NH3 है, उसके लिए हमें एमीन वर्ड यूज़ करना है। CO है, उसके लिए हमको कार्बोनिल वर्ड यूज़ करना है। NO दे रखा है तो नाइट्रोसिल वर्ड यूज़ करना है। और सिर्फ इतने ही हैं, आपको इससे ज़्यादा नहीं करने, ही आपको अधिकतर फॉर्मूला में देखने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अमीन के कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है H2 के बाद 2 लिखा हुआ हो, जैसे आपके ऊपर वाले फॉर्मूले में आपने देखा था NH3 के बाद 4 लिखा था, ठीक है। तो इन नंबर को भी तो लिखना पड़ेगा। इन नंबर्स को लिखने के लिए हमको मोनो डाई ट्राई चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। मोनो रिप्रेजेंट करता है 1 को, ठीक है, डाई रिप्रेजेंट करता है 2 को, ट्राई रिप्रेजेंट करता है 3 को, और टेट्रा भी रिप्रेजेंट करता है 4 को, ठीक है। इस तरीके से आपको इनका यूज़ करना है, ठीक है। मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा है तो हम इनका यूज़ करेंगे। हो सकता है ब्रैकेट के अंदर भी पावर दे रखी हो, फॉर एग्जांपल H2O की पावर बाहर भी 2 है और बाहर एक और ब्रैकेट लगा है ना, और 2 लगे। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, पर कुछ फॉर्मूले में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखिए, NiCl2 PPH3 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, बाहर भी 2 लगा है और अंदर 3 लगा है। अब मैं यहाँ पर कौन सा यूज़ करूँ, है ना। अब मुझे तो पता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है, ब्रैकेट के अगर अंदर की बात हो रही है तो मुझे इन चीज़ों का यूज़ करना है। जब 2 ब्रैकेट लगे हों तो 2 ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट के अंदर 3 है तो मुझे यहाँ ट्राई का यूज़ करना है। और अगर 2 ब्रैकेट में बाहर भी लगा हुआ है तो उसके लिए मुझे इन चीज़ों का यूज़ करना है। इसमें 2 बिस के लिए यूज़ होगा, 3 ट्रिस के लिए यूज़ होगा और 4 टेट्राकिस के लिए यूज़ होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, अभी हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप थोड़ा सा जल्दी समझ जाएंगे इसको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। देखो, अब देखो इसका एक इजी मेथड क्या है, फॉर्मूले के नीचे ना हर एक चीज़ को नाम लिखते जाओ, आपको सिर्फ अरेंज करना रहेगा। तो मैंने Ni के लिए निकल लिख लिया, है ना। Cl के लिए मैंने क्लोराइडो लिख लिया, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव है, इसलिए मैंने इसके नाम के पीछे हाइड्रो लगा लिया। PPH को कहते हैं फिनाइल फॉस्फिन, ओके। तो अब हम यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, है ना। अल्फ़ाबेटिकली के लिए मुझे C पहले आता है, N तो बाद में आता है, P भी बाद में यूज़ होगा। तो C हम पहले लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर यूज़ कर, लेकिन Cl के आगे 2 लिखा है तो 2 के लिए हम लिखेंगे डाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई 2 ब्रैकेट का रोल नहीं है, एक ही नंबर लिखा हुआ है। एक ही नंबर लिखा है तो हम ट्राई यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। एक ही नंबर लिखा है तो हम यहाँ पर डाई लिखेंगे, ओके। तो हमने लिखा डाई क्लोराइडो, ठीक है, डाई क्लोराइडो। उसके बाद PPH3 एंड 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाहर वाले ब्रैकेट के 2 को, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटसाइड वाले ब्रैकेट के लिए हम 2 को क्या कहते हैं, बिस कहते हैं, ठीक है। तो हमने बिस लिखा। उसके बाद अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले के लिए 3 लिखा हुआ है, इनसाइड के लिए 3 को हम ट्राई कहते हैं, तो हमने ट्राई लिखा। PPH3 को हम फिनाइल फॉस्फिन कहते हैं, तो हमने यहाँ पर फिनाइल फॉस्फिन लिखा, ठीक है। अब सब कवर हो चुका है, हमने ये भी लिख लिया, फिनाइल फॉस्फिन क्लोराइडो भी लिख दिया। लास्ट में हम निकल लिखेंगे और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर रखी जाएगी। अब 7th रूल हमें कहता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं उसे हमें ब्रैकेट्स में लिखना होता है ना। ये तो अभी आपने आगे कुछ फॉर्मूले में देखा भी है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने ब्रैकेट लगा के, वो भी रोमन नंबर में लिखा है। ऐसा नहीं आप 1 2 करके लिख दो, नहीं, आपको रोमन नंबर्स का यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स आयंस इज अ केटायन, मेटल नेम सेम एज एलिमेंट। मतलब अगर फॉर्मूले में आगे ब्रैकेट वाली चीज़ दी है और पीछे की साइड कोई एलिमेंट बाहर रखा है, ठीक है, जैसे नेगेटिव वाला एलिमेंट बाहर रखा है, क्लोरीन रखा है। अब क्लोरीन अगर नेगेटिव है ना तो आगे ब्रैकेट वाली पूरी एंटाइटी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आगे कोई पॉजिटिव वाली चीज़ रखी फिर ब्रैकेट रखा हुआ है, मतलब यहाँ पोटेशियम तो पॉजिटिव है, ठीक है, और फिर ब्रैकेट वाले जो एंटिटी होगी वो नेगेटिव मानी जाएगी, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू, है ना।
तो इस तरीके से दो केसेस में आपको चीज़ें दे रखी होती हैं। एक में जैसे अभी तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े उसमें क्लोरीन ब्रैकेट में लास्ट की तरफ ही था, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है तो वो पीछे नहीं आएगी, पॉजिटिव चीज़ जो है वो आगे आ जाएगी। जैसे पोटेशियम अगर आता है तो वो पीछे नहीं लगेगा, पोटेशियम आगे आ जाएगा एंड देन वो जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिमेनिंग एंटिटी नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन, मतलब अगर ब्रैकेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो आपको मेटल का वही नेम लिखना है जो हम लिख रहे थे, है ना, जो हमें पता है, जो हमने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। जैसे कोबाल्ट CO को कोबाल्ट कहते हैं, PT को प्लेटिनम कहते हैं, सिंपल है ना। लेकिन बाय चांस अगर आगे कोई पॉजिटिव लगा तो ब्रैकेट को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ब्रैकेट की तरफ अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एनायन हो जाएगा। तो इस समय हमको मेटल का जो आप नेम लिखेंगे ना उसके पीछे 8 लग जाएगा। आप इसको 8 से भी याद कर सकते हो, याद रहेगा। ठीक है, इसके पीछे 8 लग जाएगा। ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 2- बाहर दे रखा है, ठीक है, 2- बाहर दे रखा है तो मतलब ये पूरा ब्रैकेट नेगेटिव हो गया। ध्यान से देखो, पूरा ही ब्रैकेट नेगेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। तो इस समय हमको मेटल का जब आप नेम लिखेंगे तो उसके पीछे आपको 8 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज लगा हुआ है वो भी हमें बहुत प्रभावित करता है। ब्रैकेट के ऊपर अगर नेगेटिव है ना, तो उसके नेम में चेंज आएगा। ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव है तो हमें सोचना ही नहीं है, हमें नॉर्मली नेम लिखना है। ठीक है, अब कुछ जगह क्या होता है 8 लग, जैसे फेरेट का नेम आप लिखें Fe जो है, Fe को हम आयरन कहते हैं, पर अब आयरन वर्ड यूज़ नहीं होता है अगर वो एनायन है। अगर आयरन नेगेटिव फॉर्मेट में आ रहा है तो उसकी जगह फेरेट शब्द यूज़ होता है। ओके, अब ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम निकालेंगे। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर्स, तो जैसे हमने देखा है फॉर्मूले के पीछे हम रोमन ब्रैकेट में कुछ नंबर लिखते हैं। नंबर कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये बहुत ईजी मेथड है, कुछ नहीं है। आपको बस ये देखना है मेटल से कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और उनका क्या क्या चार्ज है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर NH3 जुड़ा है तो उसको भाई इसका चार्ज 0 है, कोई उसको काउंट नहीं करना है। ऐसे ही अगर H2O अगर आपको दिखे उसको न्यूट्रल लेना है। अगर आपको इथेन 1,2 डाई अमीन दिखे जिसको EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं उसे भी न्यूट्रल मानना है। CO ग्रुप दिखे जिसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं उसे भी हमें न्यूट्रल मानना है। PPH3 दिखे, आपको याद आ रहा होगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, अगर ये दिखे तो आपको इसको भी न्यूट्रल मानना है। ठीक है, उसके बाद आप इजीली फाइंड कर लेंगे कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे NH3 तो न्यूट्रल है, H2O भी न्यूट्रल है, तो क्रोमियम किससे जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। 3 क्लोरीन से जुड़ा है मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगी वो 3 रहेगी। ओके, अब यहाँ पर मैंने जो नेम्स लिखे हैं इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, पर जब आप रियल में नेम लिखेंगे, एग्ज़ाम में नेम लिखेंगे तो आपको इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है। ठीक है, ओके, एक लास्ट रूल है और वो है NO2 एंड SCN जो होते हैं वो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। मतलब मेटल से यहाँ पर कभी कभी नाइट्रोजन जुड़ा हुआ दिखेगा और कभी कभी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिखेगा। मेटल से यहाँ पर कभी कभी S जुड़ा हुआ दिखेगा और कभी कभी CN जुड़ा हुआ दिखेगा। तो उस समय नेम में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। मैं आपको इसका नेम बता देती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल HgCOSCN। अब हमें पता है SCN एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। नेम रखने की पूरी मेथड हमारी यहाँ पर सेम रहेगी। ठीक है, बस S जब आप लिखोगे S तो ये बताना है मेटल किससे जुड़ा है। मतलब कोबाल्ट तो डायरेक्ट S से जुड़ा हुआ है ना, कोबाल्ट के पास में तो S दिख रहा है आपको, तो कोबाल्ट के पास में अगर हमें S दिख रहा है तो हमें ये शो भी तो करना पड़ेगा कि S कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोबाल्ट के पहले आप जब आप S लिखोगे ना तो उससे आपको डैश से बताना है, लेकिन ध्यान से देखो S जो है वो CN से भी तो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पहले साइनो का नेम है तो इसको यहाँ से भी डैश से बताना है। मतलब ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है S साइनो से भी जुड़ा है और S कोबाल्ट से भी जुड़ा है। तो यहाँ हमें फॉर्मूले में दिख भी रहा है कि S साइनो से भी जुड़ा हुआ है और S कोबाल्ट से भी जुड़ा हुआ है। कुछ जगह मेटल से का नेम एक से ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर Hg दिख रहा है जो एक मेटल है, तो हमने नेम उसका मर्क्यूरी लिखा। मर्क्यूरी क्यों लिखा, क्योंकि वो एक कैटायन है। कैटायन है दैट इज़ पॉजिटिव है। मैंने बताया था आगे ब्रैकेट के आगे कुछ चीज़ लिखा वो पॉजिटिव होती है।
ठीक है। तो इसका मतलब जब उन्होंने कोबाल्ट का नेम लिखा, ये ब्रैकेट वाली पूरी चीज़ नेगेटिव हो गई। इसका मतलब कोबाल्ट के नेम के पीछे उन्होंने 8 लगाया होगा। आप ध्यान से देखिए, कोबाल्ट के नेम के पीछे उन्होंने 8 लगाया है। ठीक है, तो बस अगर आपको इतने से रूल्स पता हैं तो आप इन फॉर्मूले से इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, और इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके आप इनके नेम से भी इनका फॉर्मूला बना सकते हो। ओके गाइस, तो मैंने ये रूल्स बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में लिखे। वैसे एनसीईआरटी के अंदर काफ़ी बड़े बड़े रूल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इन रूल्स को नोट भी कर सकते हैं, पर इन रूल्स को याद करने से कुछ नहीं होगा। आपको 6 से 7 या लगभग 15-20 जो है, कम से कम तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। 6-7 क्वेश्चन है ना, एक्सपर्ट बच्चे 6-7 क्वेश्चन से सीख जाएंगे। कुछ प्रैक्टिस वाले बच्चों को 15-20 क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। तो आप अपनी बुक एनसीईआरटी से ही उनके क्वेश्चंस को